तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज ये आप लोगों को तीसरी क्लास हम दे रहे हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम जो 2022 का है। जिन लोगों को देना है उनकी तैयारी कराई जा रही है। पिछले दो वीडियो में 10-10 क्वेश्चन डिस्कस किए गए, लेकिन आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2022 के लिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बिना समय गंवाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जिनको भी आंसर आते हैं वो आंसर सीधा सीधा जो है टाइप करते जाएं। लिखा है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है कांस्य, दूसरा है लौह और तीसरा है पाषाण और चौथा है ताम्र। अब जल्दी से आपको आंसर देना है। जिनको नहीं आता है उन सबको बता दे कि पाषाण इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 50 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्योंकि 10-10 क्वेश्चन अगर एक दिन में आप कर पाओगे और वो भी इतना टाइम लगा करके, तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। बहुत सारा क्वेश्चन जो है मटेरियल खींचना है, वो सब आपको हम क्वेश्चन करवा देंगे। और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे कुछ रिलेटेड, उनका अलग अलग से एक एक टॉपिक वाइज भी वीडियो आपको दे देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप याद भी कर पाए। और ये आपकी तैयारी हम वन लाइनर की करवा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। अब यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है पशुचारण अवस्था, और बी है शिकार अवस्था, और सी है कृषि अवस्था, और डी है आपकी औद्योगिक अवस्था। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिकार अवस्था। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पता है जो मानव सभ्यता स्टार्ट हुई थी, जब उनका विकास हो रहा था, तो मानव शिकार पर ही जो है डिपेंड रहता था, शिकार करता था, और वहीं से जो उनका पूरा एक यही मेन काम था, और कुछ था ही नहीं। पशुचारण वारण तो बाद में शुरू हुआ, कृषि तो जाने कब आई, और औद्योगिक व्यवस्था तो अब जाकर के ये आधुनिक काल वगैरह में आई। तो अब देखिएगा यहां पर ये चीजें जो आप देख रहे हो, शिकार अवस्था थी, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था इसको बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि आपका बहुत सबसे पुराने वाला स्टार्टिंग का पूछा जा रहा है। तब क्या लोहा था? आप अंदाजा लगाएं तो लोहा नहीं था, तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर है आपका तांबा, तांबा भी नहीं था। कांसा, कांसा भी नहीं था। तब औजार किसके बनते थे? पत्थरों के बनते थे। आप सबने पढ़ा भी होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पत्थर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। यानी सबसे पहले जो प्राचीन मानव था, मान लो प्रागैतिहासिक काल जो है टाइम पीरियड का, उस टाइम पर कौन सा जो है यहां पर जानवर था या पशु था जिसको मानव ने जो है उस समय पालतू बनाया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। बैल है, कुत्ता है, सिंह है और घोड़ा है। तो इसको बहुत आसानी से याद रखिए। कुत्ता जो है पशु वहां पर जो था, जो यानी उसको पालतू बनाया गया था, और सबसे वफादार अगर कहें तो कुत्ता ही माना जाता है। लेकिन अभी आपने देखा था लखनऊ वाला एक मैटर हाल ही में आया था, जिसमें एक जिम ट्रेनर है, उसकी माता को जो है उसी के डॉगी ने जो है वहां पर उसको मार दिया है। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। खैर वो एक अलग जो है मैटर है। लेकिन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो आग की खोज पूछी जा रही है, कौन से युग में हुई। तो यहां पर आपको बता दें, इसमें देखो यहां पर चार दिए गए हैं। एक तो नवपाषाण पहला, फिर है ताम्रपाषाण, फिर है मध्यपाषाण और फिर है धातु युग। तो देखिए धातु युग तो बाद में आया, और मध्यपाषाण भी जो है यहां नहीं होगा। तो अगर आग पूछी जाए, आपकी क्या पूछी जाए, आग, तो आग की खोज हुई थी आपके नवपाषाण युग में। तो आंसर आपका ए वाला ये राइट हो जाएगा। तो देखिए नवपाषाण युग में किसकी खोज हुई? आग की। नोट करते जाओ या फिर दोबारा से रिवाइज कर लिया करो, वीडियो स्टार्ट कर लिया करो, और चाहे खाना बनाओ या काम करो और लगा करके रख दो, सुनते जाओ और धीरे धीरे याद हो जाएगा। जितना आप किताब से याद नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा मोबाइल में वीडियो के माध्यम से सुनकर के आप याद कर लोगे। जब सोने जाओ तब जो है प्ले करके रख दो 144 क्वालिटी पे लगा करके, तो स्लो जो है यहाँ पर डाटा नहीं खत्म होगा, और आराम से आप जो है सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे। जब कानों में आवाज जाती रहेगी तो चीजें याद भी होती रहेंगी। अब बात करते हैं, देखिएगा यहां पर छठा जो क्वेश्चन आपके सामने है। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। यानी जब स्टार्टिंग में खेती कौन से युग में शुरू हुई थी, यह पूछा जा रहा है। कब से कृषि यानी खेती स्टार्ट हो गई थी, कौन से युग से करना। तो एक तो आपके पास है
ऑप्शन में पूरा पाषाण ए, बी वाला है मध्य पाषाण और सी वाला है नव पाषाण और डी वाला है धातु युग। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो नव पाषाण होगा। तो जो मानव ने कृषि जो की है वो कब की है, नव पाषाण युग से की है। और अभी आपको हमने बताया आग का जो आविष्कार है वो भी कब से है, नव पाषाण युग से ही है। तो दोनों का आंसर कृषि की कृषि यानी खेती का स्टार्टिंग और आपका आग की खोज, ये दोनों नव पाषाण आंसर लगाओगे। अब बात करते हैं 7वें हम क्वेश्चन की, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए है कांसा, बी है तांबा, सी है लोहा और डी है चांदा। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग की थी वो आपका था तांबा। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांसा, लोहा, लोहा तो बहुत बाद में है और ये सब चीजें बाद की हैं। तो तांबा वहां पर जो है आप आंसर करेंगे, सर्वप्रथम इसी धातु का मानव ने प्रयोग किया था। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताते हैं मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो यानी सबसे पहले जब मनुष्य जब धरती पर आया तो खाता पीता तो बहुत कुछ था, कभी कंदमूल फल, कभी ये कभी वो, लेकिन उसने फसल उपयोग कब शुरू किया है। मानव ने सर्वप्रथम फसल का उपयोग कब शुरू किया। जैसे आप देख रहे हो धान की फसल, गेहूं की फसल, ऐसे करके, तो वो कौन सी फसल थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो है यहां पर जौ, दूसरा है चावल और तीसरा है यहां पर गेहूं और चौथा है कपास। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जौ। तो मनुष्य ने सबसे पहले जौ की खेती करना शुरू किया था। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, ठीक। अब इसको याद ऐसे कर लो, एक पूजा वूजा होती है हम सबके घरों में, किसी टाइम पर उसमें जौ वगैरह लगते हैं। अब ऐसे अभी आप याद कर सकते हो, तो बाकी इसको याद जो है बना लोगे, क्योंकि तभी से मान लो पूजते चले आ रहे हैं। अब नवा यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, मेहरगढ़, बी वाला है आपका कोल्डिहवा और सी है बुर्जहोम और डी है दैमाबाद। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोल्डिहवा। तो ये जगह है, यानी नवपाषाण युग में चावल की खेती प्राचीनतम साक्ष्य के यहां पर कोल्डिहवा वगैरह से ही जो है मिल रहे हैं नवपाषाण युग में। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो 10वां जो आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता किस जो है काल की सभ्यता मानी जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पुरा पाषाण काल, लोहा काल, कांस्य काल, महापाषाण काल। तो देखो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता बोली जाती है। तो इसको कांस्य काल से आप रिलेट करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, कांस्य काल की सभ्यता आप आंसर करेंगे। अभी आगे चलते और बताते हैं, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। तो यह भी काफी बार पूछा जाता है। तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो आप सबको आंख बंद करके बस याद कर लेना है, 1921 ईस्वी में हुई थी और इसको कभी नहीं भूलना है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं यहां पर 12वें क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मैंने कल आपको जो प्रश्न दिया था उसमें मैंने इसको समझाया था। अब यहां पर जो है मृतकों का टीला किससे जुड़ा हुआ है, आपके मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है मृतकों का टीला। मैंने कहा था ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। अब चलते हैं आगे और अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपने मूवी देखी होगी, मैंने कल भी बात किया था, जो है मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदारो भी बोलते हैं। तो ऐसे में उसी में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो है आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसको जाता है। कल मैंने इस पर बात किया था, आपको याद होगा, राखल दास बनर्जी मैंने कल आपको बताया था। तो यहां पर मोहनजोदड़ो के जो टीले हैं उसकी खोज करने का श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जो है हड़प्पा सभ्यता में जो बड़े बड़े जो है महास्नानागार जो मैंने आपको बताए थे उसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कल एक क्वेश्चन आया था ना मोहनजोदड़ो वाला, मैंने बताया था वहां पर जो महास्नानागार होते हैं उसमें वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम टाइप के कराते हैं। खूब बड़ा सा एक भवन होता है, अंदर उसके तालाब भी एक बना होता है और उसी के अंदर आप देखते हो उस वाले गाने में वो लड़की एक जो है कांसे की मूर्ति ले जाकर के जो नर्तकी होती है नाचती हुई, उसको उसमें जो है वो अपना जो है वो कर देते हैं, यानी वो क्या कहते हैं, जो भी आपका हवन सामग्री होता है विसर्जन टाइप का मान लीजिए कर देते हैं, तो उसमें वो डाल दिया। जैसे आप देखते हो पानी में ये डाल के चलाया वो डाल के चला, ऐसे ही वहां पर मूर्ति का विसर्जन होता है उसमें, तो वो दिखाया जाता है उस पिक्चर में। अब बात करते हैं अगले 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहां पर देखिए आपका हड़प्पा दिया हुआ है रावी, यानी हड़प्पा नगर है और रावी नदी पर है, तो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी पर है, ये भी सही है। लोथल सतलज लिखा हुआ, लोथल जो है वो सतलज पर नहीं है, तो आपका पूछ रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो लोथल सतलज ये सुमेलित नहीं है, बाकी सही है, यही वाला गलत है और नहीं
पूछ रहा है तो यही वाला करना होगा। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यहां पर ये जो गोदीबाड़ा है ये आपका कहां से हुआ? ये लोथल से हुआ है। तो गोदीबाड़ा लोथल से हुआ है, तो आपका बी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। बाकी आप इसको जो है याद कर लेना। अब देखिए 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग जो है नहीं करते थे? तो कौन सी चीज थी जिसका प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो वही चीज होगी जिसका वहां पर जो है आविष्कार नहीं हुआ होगा सिंधु सभ्यता के टाइम पर। तो यहां पर देखिए इसमें लिखा है सोना, चांदी, कांसा, लोहा। तो देखो लोहा ही ऐसा था जिसका वो लोग प्रयोग नहीं करते थे। कांसा आसा तो वो प्रयोग करते थे, ठीक। तो लोहा हो गया। पूछ रहा है प्रयोग जो है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो लोहा धातु का प्रयोग नहीं करते थे। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो में वही नर्तकी वाली मूर्ति जब भी आए तो मोहनजोदड़ो याद कर लेना, और वो आपकी मोहनजोदारो जो पिक्चर थी ऋतिक रोशन की उसको याद कर लेना। और वहीं स्नानागार भी उसी मोहनजोदड़ो में है, बड़े बड़े जहां पर वो गाना चलता है और उसमें ये पूजा वाला कार्यक्रम होता है, ठीक। गाना याद नहीं आ रहा, नहीं तो आपको बता देते। गाना मुझको बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि उसमें जिस तरह से वो लोग नाच रहे होते हैं वो काफी अच्छा लगता है। बाकी एक्सप्रेशन भी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं हम यहां पर 19वें पॉइंट पर आते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। कहां बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी ये सब गलत है, इन सभी में आप बिल्कुल मत लगाना। सप्त सिंधु प्रदेश में यहां पर थे। अब चलते हैं आगे। आपका 20वां जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? यानी ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता था जिसको लोग सबसे ज्यादा महत्व देते थे और उसी को पूजते थे? तो 20वां होगा आप लोगों का इंद्र। यही इंद्र भगवान जो आपके पानी बरसाते हैं, इन्हीं को ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये देवता माने जाते थे, इंद्र। तो इंद्र आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऋग्वैदिक काल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में। अब देखिए ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो उस समय आपकी जो है सरस्वती जो नदी थी वो सबसे पवित्र मानी जाती है, और ये ऋग्वेद में उल्लेखित भी है। तो आपका जो वेद है ऋग्वेद, उसी में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, उसमें लिखा है इसके बारे में। और तो यहां पर आप सरस्वती नदी याद रखेंगे, सबसे पवित्र नदी है जो ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है। अब देखिए यहां पर 22वां है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वेद वाले जो आर्य लोग होते थे वो पूजा किसकी करते थे? तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। गाय की, वृक्ष की, माता की या प्रकृति की? तो यहां पर वो पूजा करते थे प्रकृति की। प्रकृति में आपका सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आपका हो गया सब कुछ, पेड़ पौधे, हम सब कोई, हर कोई, चट्टाने हो या मान लो प्रकृति में आपके ग्रह भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो प्रकृति है जो मनुष्य ने नहीं बनाया, वो आपका प्रकृति में आएगा। अब पेड़ है, पहाड़ है, हर एक चीज है। तो इसीलिए कहते हैं प्रकृति का विनाश मत करो, और इससे जो है काफी वरना नुकसान होगा। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो जो ऋग्वेद आपका है उसके 10वें मंडल में किस चीज का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है? तो भैया ये जो शूद्र लोग होते हैं इनका जो उल्लेख है वो पहली बार जो है कहां पर मिलता है? सबसे पहले तो ऋग्वेद में मिलता है। तो जो ये शूद्र लोग हैं इनका यहां पर कह सकते हैं जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, 10वें मंडल में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता आप लोगों को यह जो है भूलना चाहिए, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। यह आपका ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद ही सबसे महत्वपूर्ण भी जो है माना जाता है, मान के चलिए। और यहां पर गायत्री मंत्र जो है आपका इसी में यहां पर जो है बताया जाता है। गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में है। अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। 25वें क्वेश्चन में ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? ऋग्वैदिक आर्य जो लोग थे इनकी भाषा संस्कृत थी। अब बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो पुराना भी वेद, सबसे प्राचीनतम वेद अगर पूछा जाए तो आपका ऋग्वेद ही माना जाता है। अब चलते हैं हम 27वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? देखो आपके 4 वेद हैं, ऋग और साम, यजुर और अथर्व। अब ऐसे में
एक वेद ऐसा है जिसकी जो है रचना गद्य और पद्य, गद्य का मतलब होता है आप लोगों का कि लिखित टाइप में, जैसे कहानी टाइप का सब कुछ हो गया, पद्य में होता है कविता टाइप में, काव्य टाइप में, तो ऐसे हो गया। तो दोनों में वो लिखा हुआ है, वो कौन सा वेद है आपका, तो वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो जिसकी जो है रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 28वां प्रश्न आपका है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका विनिमय के माध्यम से गाय का प्रयोग किया जाता था। देखो ये विनिमय होता क्या है, जैसे ऋग्वेद में आप देखते थे, जैसे मैंने वैदिक काल में बताया था आप लोगों को कि जब भिक्षा देनी होती थी या नहीं, जब दक्षिणा देनी होती थी, तो काफी लोग क्या करते थे, गाय दे देते थे, या पुरानी आपने चीजें देखी होंगी उनमें यही सब होता था, गाय भेंट में दे दी जाती थी। ऐसे ही सिस्टम मान के चलो, ना ही उनको जो ज्यादातर भूमि का चलन था, मुद्रा का था, दास का था, गाय का चलन सबसे ज्यादा जो है उन दिनों था, कब, ऋग्वेद काल में, तो ये चलन था। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो वहां पर जो संस्था थी ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन, तो वो सभा बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी, सभा। समिति और विदत और परिषद ये नहीं थी, सभा थी, यही सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था बोली जाती है, सभा। वो कहते हैं ना, ज्यादा सभा क्यों लगाए बैठे हो, तो सभा हमारी आज से नहीं आ रही, बहुत पुराने समय से ये सभा आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको बताते हैं, इसमें आपको देखना है वितस्था झेलम, यानी वितस्था जो है नदियों के ये प्राचीन नाम है वितस्था, और ये झेलम नदी का ये प्राचीन नाम है, और झेलम नदी का आधुनिक नाम झेलम है, यानी इस तरह से समझ सकते हो। तो विपाशा ये है नदी का पुराना नाम, व्यास नदी का जो विपाशा हो गया, रावी नदी का परुसड़ी हो गया, और जो है ये सुवास्तु जो है यहाँ पर नदी है उसका कुंभा लिखा हुआ, यही गलत है। कौन सा, कुंभा सुवास्तु, ये गलत है आपका, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। जो है एक पहले दिए हैं नदियों के प्राचीन नाम और फिर दिए हैं उसका आधुनिक नाम, ऐसे। बाकी देखिए यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, ऋग्वैदिक का आपने देख लिया, इंद्र थे। अब उत्तर वैदिक काल का आप लोगों को देखना है, तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता प्रजापति था। कौन था, प्रजापति जो देवता माने जाते थे आपके उत्तर काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। अब बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी, तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने जो है लोहा की खोज की थी। तो लोहा की खोज अब आप सोचिएगा उत्तर वैदिक काल में जाकर के हुई है, आपके उसके पहले जो मैंने आपको बताया सब वहां नहीं हुई है, उत्तर वैदिक काल में आकर के लोहे की खोज हुई है। तो आगे चलते हैं और बताते हैं, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है, ये कोई नहीं भूलेगा, मुंडकोपनिषद वगैरह जो है उसी से लिया गया है, और ये सबको याद है, और ये एक बार नहीं सैकड़ों बार और सैकड़ों परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा 34वां है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो 34 नंबर क्वेश्चन, आपके जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वो ऋषभ देव माने जाते हैं, ये आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 35 नंबर पर चलते हैं, जैन धर्म के 24वें और इन्हीं को अंतिम तीर्थकर भी बोला जाता है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं कुल, जिनमें 24वें जो थे, जो लास्ट भी बोले जाते हैं, जो यानी अंतिम बोले जाते हैं, वो आपके कौन थे, वो आपके थे महावीर जी थे। कौन थे, महावीर जी थे, 24वें थे, या फिर इनको अंतिम भी बोल सकते हो, अंतिम जो है यहां पर तीर्थकर थे जैन धर्म के। अब देखिए 36वां प्रश्न आता है आपके सामने, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा, तो देखो पहले तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत थे, उनमें महावीर स्वामी जी ने एक व्रत जोड़ दिया, और तो वो कौन सा था, वो ब्रह्मचर्य था। तो आपके जो महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य नाम का एक जो है व्रत और जोड़ दिया था, तो ये आपको ध्यान देना है। तो पार्श्वनाथ ने 4 जो है यहां पर दिए थे, लेकिन जो है 5वां महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अब देखिए 37वें जो है क्वेश्चन पर आपके सामने आते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो यहां पर जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन, जिनमें पहला आपका सम्यक दर्शन, और फिर है आपका सम्यक ज्ञान, फिर है सम्यक चरित्र, और फिर है ये सभी। तो यहां पर ये सभी हैं, तो यहां पर ये टोटल के टोटल आपके जैन धर्म के त्रिरत्न बोले जाते हैं, तो आपका डी वाला आंसर जो है यहां पर राइट हो जाएगा, यह सभी। अब देखिएगा 38वां जो प्रश्न आपके सामने है, महावीर का जन्म कहां हुआ था, तो महावीर जी का जो जन्म है वो आपको याद होगा, वैशाली बिहार में हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। और क्योंकि क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट अगर आप आंसर याद करेंगे तो वो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अगर
ऑप्शन देख देख करके आप उसमें भ्रमित भी हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं जो है आपके लिए ऑप्शन भी लेकर के आ रहा हूं, अगर आप बताएं, अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन लिखूंगा और उसके सामने डायरेक्ट उसका आंसर लिखूंगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं ताकि क्वेश्चन और आंसर बस वही वही सही सही याद रहे और बाकी फर्जी वाले ऑप्शन याद ही ना रहे, तो उतना कम याद करना पड़ेगा और उसको रट्टा मार लो जो भी है सामने सामने, और वही जब आप बोलेंगे क्वेश्चन तो आंसर ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकल के आ जाएगा। अब देखिए 39वां है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। यह भी काफी बार पूछा गया, तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है स्यादवाद। तो यह स्यादवाद जो है यहां पर जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार बताया जाता है। अब बात करते हैं 40वें की, प्रथम जैन संगीति कहां आयोजित की गई थी। तो देखो जैन संगीतियां हुई थी, जिनमें पहली जो प्रथम जैन संगीति थी वो आपकी कहां हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अब ये किसने कराई, क्या है, ये सब तरह के क्वेश्चन है। अब चारों जैन संगीतियों पर एक छोटा सा वीडियो ले आएंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट का, उसमें बता देंगे किसके शासनकाल में हुई, इस तरह से भी सब पता चल जाएगा। अब 41वां प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो महावीर जी ने आपकी प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो महावीर जी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अब 42वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध उनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जो है जन्म आप लोगों को याद होगा, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था। तो इनका हुआ था जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। 43वां जो प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण अलग है, धर्म चक्र परिवर्तन अलग है, लेकिन जो है भिनिष्क्रमण जो होता है वो यहां पर गृह त्याग को बोला जाता है। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या बोला गया था? महाभिनिष्क्रमण का जो है बोला गया था। उन्होंने घर त्याग जो है जब दिया था तब इसको कहा गया था। अब देखिए 44वां है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। आपके सामने कई ऑप्शन है, एक लिखा हुआ है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, तो बिल्कुल भी नहीं। इलाहाबाद संगम पर, यह भी बिल्कुल नहीं। सी वाला है बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर, और यहां पर ये, तो यही आपका सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा और डी वाला भी आपका नहीं है, तो ये सी वाला आंसर सही होगा। 45 नंबर पर आते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। सभी को याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये बेसिक वाले हैं जो आपके सामने रखे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका आज का एक क्लास, कल का ले आएंगे। ऐसे 3-4 क्लासों में आप लोगों का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। अभी 2 ही 3 दिन में खत्म कर देंगे, फिर भूगोल पर आ जाएंगे, फिर हिंदी पर आ जाएंगे। ऐसे करके आपके जो नंबर जो गेन करने वाले होंगे उन पर फोकस करेंगे। अब 46 नंबर है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो इसमें कौन कौन से माने जाते हैं। तो 46वें का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये सभी, बुद्ध भी है, धम्म भी है और आपका संघ भी है। तो ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अब चलते हैं 47वें प्रश्न पर आते हैं, महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो 47वां क्वेश्चन ये उन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। यहां पर आप देख सकते हो महात्मा बुद्ध ने किस में दिए हैं, पाली भाषा में दिए हैं। अभी आपने एक ऊपर क्वेश्चन देखा था जो कि महावीर जी का था, उन्होंने किस में दिए, उन्होंने प्राकृत में दिए हैं। तो महावीर जी ने प्राकृत में दिए हैं और आपके जो महात्मा बुद्ध जी हैं उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो किस में दिए हैं, जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, ये पाली में दिए हैं। ठीक, अब ऐसे ही चीजों को आप कंफ्यूजन में ना रखें, उनको एक एक बार घुमा घुमा करके देख लें और लिखते जाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए 48वां जो क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो 48वां आपका होगा यहां पर जो है अगंतुर निकाय वगैरह जो बोला जाता है इसको, यही होगा। तो ये क्या है आपका अंगुत्तर जो है अंगुरुत्तर निकाय। ये काफी जो पढ़ने में भी अटपटा लगता है। और इसके अलावा ये जो महावंश जातक और महावस्तु ये आपके नहीं होंगे, तो ए वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आपका आता है वो है 49 नंबर, जिसमें है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो है आप लोगों का जो कि गंधार है, और ये गंधार हो गया, तक्षशिला ये आपका सही है, और फिर हो गया आपका अंग जो कि चंपा, ये भी आपका सही है। अंग देखो महाजनपद है और उसकी राजधानी चंपा थी। ऐसे ही गांधार क्या था, महाजनपद था और राजधानी उसकी तक्षशिला थी। अब ऐसे ही आपका जो मगध है, मगध की गिरिव्रज राजधानी थी, ये भी सही है। कौशल जो है मथुरा, ये आपका जो है गलत है और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित पूछ रहा है, नहीं है। अगर पूछता सुमेलित है तो सुमेलित तो ऊपर वाले 3 हैं, तो ठीक ऐसे, तो यही सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन भी पढ़ लिया करना। 50वां है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के किस शासक को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने
कौन से वंश के यानी जो है शासक को समाप्त करके यहां पर उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने घनानंद को जो है मारा था। तो किसको? घनानंद को। तो ये आपके नंद वंश के कौन थे? जो है ये घनानंद थे, नंद वंश के अंतिम। और इनको जो है मार करके चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो गद्दी पर बैठे थे। इसको आपको ध्यान रखना है। घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य से जो है यहां पर हार गए थे और उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ आपके 50 प्रश्न हो गए। ठीक, अब ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर करना। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को पिछले वाले से इसमें थोड़ा सही लगा, उस हिसाब से अगर आप देखें कि जितनी जल्दी हो सकेगा आपके सभी टॉपिक तो कम से कम कंप्लीट हो जाएं, वहां से थोड़े थोड़े क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। अगर हम गहराई पर दौड़ते रहेंगे तो फिर आपके बाकी तो सब छूट जाएंगे, क्योंकि 2 दिन में आपने देखा 10-10 क्वेश्चन अगर डिस्कस करो बढ़िया से, ज्यादा छेड़ दो क्वेश्चन को तो फिर वो आधा घंटा 1-1 घंटा वीडियो बन जाता है, तो वो लंबा हो जाता है। क्वेश्चन मात्र 10 ही होते हैं। इससे अच्छा है 50-50, 100-100 ऐसे करके क्वेश्चन आप तक ज्यादा पहुंचाए जाएं। आप उनको कम से कम एक बार अपनी आंखों से देख लें, याद कर लें, शायद उनमें से कोई